नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और आज चर्चा कर रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनका विश्लेषण के तौर पर जो बात निकल कर आ रही है, क्या इस देश में मुस्लिम मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया? क्या उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री का सबका साथ सबके विकास की नीति पे वो विश्वास रखते हैं? क्या उन्होंने मान लिया है कि वो महज वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है, उन्हें भी विकास चाहिए, उन्हें भी अच्छी शिक्षा चाहिए, उन्हें भी रोजगार चाहिए, उन्हें भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए? और 3 तलाक के मुद्दे पर क्या महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया? ऐसी बातें इसलिए सामने आ रही हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मसलन 124 जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनमें से 99 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। आज का सबसे बड़ा सवाल जो हम उठा रहे हैं, क्या मोदी कबूल है? ये सबसे बड़े सवाल पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान, मेरे साथ जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साइस्ता अंबर जी, यहाँ पर अतर हुसैन दहलवी साहब, मेरे साथ एजाज अरशद कासमी साहब, मुफ्ती समून कासमी साहब और वसीम गाजी साहब। आप चारों का भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मंत्र इस चुनाव से निकल कर आया और सही मायने में, जैसा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, यह जातिवाद के मुंह पे तमाचा है, यह विकासवाद के लिए किया गया वोट है। क्या यह सच है? और अगर यह विकासवाद के लिए किया गया वोट है तो क्या मुस्लिम मतदाताओं ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पे वोट किया है? देखिए रिपोर्ट। यह महाविजय का महाजश्न है। आम जनता, कार्यकर्ता और नेता से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक जीत के रंग में सराबोर है। यह पीएम मोदी का करिश्मा है। राम लहर पर मोदी लहर भारी पड़ी है। यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत ने दिखा दिया कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। प्रधानमंत्री का रोड शो साबित कर रहा है कि बीजेपी के हौसले और सितारे बुलंदी पर हैं। कोई भी पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों न हो, लेकिन जैसे ही फल लगते हैं वो झुकने लग जाता है। प्रकृति हमें प्रेरणा देती है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के इस वटवृक्ष पर विजय रूपी फल लगे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा झुकने का जिम्मा बनता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने वोट दिया है उनकी भी है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी है। जो साथ चले उनकी भी है, जो सामने रहे उनकी भी है। सरकार को कोई भेदभाव करने का हक नहीं है और न ही भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी हक को स्वीकार करती है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी की जीत का केसरिया रंग चढ़ा हुआ है। देवबंद से लेकर सहारनपुर, अलीगढ़ से लेकर बनारस, हर जगह बड़ी तादाद में मुसलमानों ने बीजेपी की जीत का जश्न मनाया। और जो तस्वीरें इस जश्न में नजर आई वो अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि यूपी में बीजेपी की महाजीत क्यों हुई है। ये मोदी जी की वजह से निकली है सीटें जी। बस मोदी जी ये अच्छा काम कर रहे हैं। हर जाति धर्म से ऊपर उठ करके मोदी जी विकास कर रहे हैं। तो क्या यूपी में अब मुसलमान को कबूल है बीजेपी? क्या अब यूपी का मुसलमान भी बीजेपी के झंडे के नीचे तरक्की के सपने देख रहा है? जानकारों के मुताबिक बीजेपी को मिली बड़ी जीत में सभी समुदायों का योगदान हो सकता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी कह चुके हैं कि यूपी में न जात पात की राजनीति काम आई, न धर्म की सियासत का सिक्का चला। इस बार सिर्फ और सिर्फ मोदी लहर चली। जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति, तीनों राजनीति को नकारा है। आंकड़ों पर नजर डालें। यूपी में 20 से 51% मुस्लिम बहुल इलाके वाली 139 सीटों में से बीजेपी ने 116 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 2012 में बीजेपी को सिर्फ 17 सीटें मिली थी।
यूपी में मोदी लहर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुस्लिम बहुल सीट देवबंद पर भी बीजेपी ने बाजी मार ली। बीजेपी की इस जीत पर मुस्लिम धर्मगुरु भी मानते हैं कि अब उन्हें मोदी से कोई परहेज नहीं है। तो हम नहीं समझते कि उसमें मुसलमानों को कोई किसी से कोई आप कह सकते हैं कि कोई जन्म जन्म का बैर है। ये चुनाव यूपी की सियासत का अनोखा चुनाव साबित हुआ। इसने न सिर्फ जाति और धर्म का बंधन तोड़ा, बल्कि जनता जनार्दन ने साबित कर दिया कि अब देश सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है और विकास के तौर पर उन्हें पीएम मोदी पसंद है। टीम न्यूज़ नेशन। तो उत्तर प्रदेश में 403 में से 325 विधानसभा जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया और यही इतिहास उन्होंने उत्तराखंड में दोहराया। लेकिन जो असल सवाल सामने आया, क्या मुस्लिम मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया इस चुनाव पे? शाइस्ता अंबर जी, आपको क्या लगता है इस ऐतिहासिक जीत के पीछे मुस्लिम महिलाओं का कितना बड़ा हाथ है? देखिए, मुस्लिम महिलाएं चाहे जिस स्तर पे हों, वो तलाक जैसे इशू पर, परेशानियां बढ़ाने वाले इशू पर वो परेशान तो थी और उनके बाप भी परेशान थे, उनके भाई भी परेशान थे। अगर उन्हीं ने वोट दिया है तो इसको नकारा नहीं जा सकता है। हम आपको तलाक के इशू की बात के साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से कोई पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी ये दावा करती है कि मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण ना होने पाए, वोट बंटने ना पाए और सारा वोट हमें दे दो वरना सांप्रदायिक पार्टी में चला जाएगा, तो तुम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये डराने वाली जो राजनीति है और ये सत्ता में आने के लिए दुहने की राजनीति है, इसको हमारे देश का सभी धर्म व समुदाय के लोगों ने बिना जाति और धर्म को नकार करके देश के विकास में और खुद अपने विकास के लिए, खुद अपने लिए कि देश के वो एक सम्मानित नागरिक है, बीजेपी माने। और बीजेपी टिकट नहीं देती मुसलमानों को ना सही, लेकिन हम बीजेपी को दोबारा सत्ता में मौका देंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत सब लोगों ने सत्ता कर ली, अब बीजेपी को हम स्वागत करते हैं। शाइस्ता अंबर जी, एजाज अरशद कासमी साहब, आपको लगता है आप महज एक वोट बैंक पॉलिटिक्स बन के रह गए और अपने आप को ही आपने वोट बैंक पॉलिटिक्स बनाया? आप डेवलपमेंट पॉलिटिक्स का पार्टी नहीं बनना चाहते थे, इसलिए हर राजनीतिक दल ने आपका इस्तेमाल किया साहब। यकीनन ये बहुत अफसोसनाक पहलू रहा है आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए कि हमेशा वो वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होते रहे हैं और यही वजह है कि वो इसकी जो पसमादगी या जो जितना पिछड़ापन है उसकी वजह यही है। एक तरफ तो एक पार्टी तो ये समझती है कि ये हमारे वोट बैंक के तौर पर हैं और ये जाएंगे कहाँ, उसके सामने कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और दूसरी तरफ जो है बीजेपी भी जो है एक ऐसी राजनीति करती है कि मुसलमानों को गले लगाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होती है। बीजेपी के साथ मुसलमान जा सकते थे और अभी भी जा सकते हैं, बड़ी तादाद में जा सकते हैं, लेकिन नहीं लगा रहे हैं साहब। एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, वो चीजें तो हैं। किसी को पुरस्कृत करूंगा ना मैं किसी को तिरस्कृत करूंगा, मैं सबका साथ सबका विकास की नीति पे जैसे चलूंगा। दूसरी पार्टी पावर शेयरिंग करती है उस तरीके से आपको तो शेयर करना पड़ेगा ना, आपको टिकट देना पड़ेगा। देखिए बीजेपी बहुत हद तक उनका जहन तो खुला है मुसलमानों के ताल्लुक से, लेकिन दिल अभी नहीं खुला है। आपको लगता है कि आप लोगों को समय आ गया, अब डेवलपमेंट पॉलिटिक्स का पार्ट बनना पड़ेगा? मुसलमानों को दोनों लोगों ने इस्तेमाल किया, माइनॉरिटी को इस्तेमाल करके, जो नॉन भाजपा थी वो भी, मैं कह रहा हूं भाजपा क्यों हुए? भाजपा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, भाजपा ने भी इस्तेमाल किया। नॉन भाजपा इस तरह करते थे कि देखिए बीजेपी से आपको डर है, भाजपा ने उसका एक नया तरीका करा। उन्होंने नाम नहीं लिया बल्कि कहा कि इनको जो सहूलतें मिल रही हैं वो आपका हिस्सा कट रहा है, इसलिए हम आपको, इसलिए ध्रुवीकरण दोनों ने करा है। हाँ, मुसलमानों ने इन सबसे बालातर होके उत्तर प्रदेश के अंदर बुनियादी मुद्दों पे किसी हद तक 6.7% जो है उन्होंने हाथ में हाथ डाला। 6.7% भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ा। गाजी साहब, इससे पहले मैं जफर इस्लाम साहब के पास आऊं, आपको लगता है आपको भी अब हृदय परिवर्तन करना होगा? आप लोगों को भी ये सोचना होगा कि आपके बच्चों को बेहतर तालीम मिले, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उन्हें अच्छा रोजगार मिले, ताकि वो अपनी आजीविका बेहतर तरीके से चला सकें। देखिए, हम तो हमेशा ये कहते हैं कि वोट हमेशा दलील से देना चाहिए, दलाल के थ्रू नहीं देना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की ये है, मैंने तो कहा है कि आप किसी भी सियासी पार्टी को दें, और ये ऐसा होता है। आप तमिलनाडु में देखिए, आप आंध्रा में देखिए, आप बाकी स्टेट में देखिए, वहाँ पर जो है इस तरह के हालात पैदा नहीं किए जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके कि कुछ लोग वोट देना चाहते थे बीजेपी को, लेकिन जो लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी या नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से सौदा करते हैं, उनकी दलाली करते हैं,
उनसे मामलात करते हैं, उनसे राज्यसभा लेते हैं, उनसे अपने अपने दामाद और अपने भाइयों के लिए MLC लेते हैं, और ये लोग अपील करते हैं। मैं एक मिनट सेकुलरिज्म की आपने एक सो कॉल्ड कहा कि जो दलाली करते हैं वो लोग हैं कौन? आपको तो खुल के बोलना चाहिए। आप खुल के देखिए, BSP को जिन लोगों, आज बीजेपी, इस बार बीजेपी को वोट बिल्कुल नहीं मिला है, बल्कि मिला नहीं है और भी गोलबंद हो गए मुसलमान इन उलमा, सो कॉल्ड उलमा के कहने से कि साहब BSP को वोट दीजिए, उसको दीजिए जो बीजेपी आज क्यों 325 समाजवादी को जो अपील कर रहे हैं वो कैसे दलाल नहीं हो सकते? 325 जो सीटें आई हैं, जो लोग समाजवादी के लिए अपील किए दलालों की वजह से आई हैं। अगर दलाल है बीजेपी को, वो दलाल समाजवादी पार्टी के भी हो सकते हैं, BSP के कैसे हो सकते हैं? ये वोटिंग तो करवाते नहीं है। आपको पता है सबसे कम जो परसेंटेज मिला हुआ है मुसलमान वोट, लेकिन बीजेपी को बिल्कुल नहीं मिला है। बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी हुई है। जफर इस्लाम साहब, कल मैं सुन रहा था आप लोग भी ये मान रहे थे कि महिलाओं ने आपको वोट दिया है और 3 तलाक के मुद्दे पे वोट दिया है, और शाइस्ता अंबर जी भी कह रही है ये हमारे लिए परेशानी का एक सबसे बड़ा कारण है, इसलिए हो सकता है महिलाओं ने वोट दिया हो। जहां पर जैसे अब 3 तलाक का मामला है, यहां तुष्टीकरण किया जो इस्लाम के खिलाफ है। यह सारे आपके देखिए उसमें हाफिज भी बैठे हुए हैं और आलम दीन भी बैठे हुए हैं। आप पूछिए इस्लाम के खिलाफ है कि नहीं 3 तलाक? तो ऐसी चीजों को उन्होंने मुद्दा बना के मुसलमान उलमा को अपने तरफ करके ये मुसलमान कौम को साइड में कर दिया, उनको बिल्कुल तबाह कर दिया, मदरसों के बीच में छोड़ दिया और दुनियावी तालीम से बिल्कुल 3 तलाक का मुद्दा तो आप ही ने उठाया था जफर साहब, दूसरे लोगों ने तो नहीं उठाया। 3 तलाक का मुद्दा तो मुसलमानों का इंटरनल मैटर था, उसको तो क्या कहते हैं आप लोगों ने उठाया था। वो अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कोर्ट में भेजने से पहले बीजेपी ने उठाया था। सुप्रीम कोर्ट में उठाने से पहले, जाने से पहले बीजेपी ने उठाया था। एक दो चीज और बोलूंगा। देखिए, इस्लाम के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला आएगा तो हम उसे नहीं मानेंगे, क्योंकि ये कानून 1400 साल पहले जो भी है सही है गलत है, तलाक को पसंद बिल्कुल नहीं करता इस्लाम, लेकिन अगर किसी ने तलाक 3 दे दिया माना जाएगा। और ये 1400 साल पहले कुरान और हदीस से सुप्रीम कोर्ट का फैसला अरे भाई, इस्लाम को मत इसमें लाइए, इस्लाम को मत लाइए। इस्लाम की तालीम कहीं नहीं बताता है, बिल्कुल गलत बता रहे हैं। इस्लाम कहाँ कहता है कि 3 तलाक एक साथ देना चाहिए? किस कोड़े मारते थे जो आदमी 3 तलाक देता था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब उसको बहुत तो फिर आप इस्लाम का नाम मत लीजिए, ट्रेडिशन है। अगर ऐसा सही होता तो दुनिया का ऐसा नहीं होता ना। आप ही को इस्लाम मालूम है, लेकिन मुसलमानों को गाफिल रखने के लिए आप ये सब हथकंडे अपना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कोड़े मारे। 3 तलाक का जो इस्लामी मामला है वो मुसलमानों के दरमियान इस्लाम और मुसलमानों में रहने दीजिए। जो 3 तलाक सियासी इस्तेमाल होना चाहिए, उनको कोड़े मारे, उन पे जुर्माने लगाए, लेकिन अगर किसी ने दे दिया तो वो माना जाएगा। अतर हुसैन दहली साहब, उसके बाद समून कासमी साहब। एक चीज और कहूंगा भट्ट साहब। ओके, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट। समून कासमी साहब, आज आप क्या मानते हैं कि क्या मुस्लिम समुदाय को अब अपना दिल खोलना चाहिए और उन पॉलिटिकल पार्टीज को जवाब देना चाहिए जो डराने के नाम पे काम करते थे? मैं आपको पहले तो ये कहना चाहता हूं कि मुसलमानों ने उन ठेकेदारों को नकार दिया, उसमें चाहे वो दिल्ली की जामा मस्जिद का इमाम हो या हमारे और अन्य लोग हों, जिन्होंने जा जाकर के कॉन्फ्रेंस की। मैंने ये कहा था एक चैनल के ऊपर कि आप जब देखेंगे, जब रिजल्ट आएगा तो मुसलमान इनके खिलाफ वोट करेंगे। उन्होंने आप देखिए, आप उसमें शरीक थे ना, आपने बहुत कॉन्फ्रेंस की है। अरशद साहब ये बैठे हैं, पहले सुन लीजिए, हमने जो बात कही 1 मिनट पहले मेरी बात सुनिए, मुझे पहले बोलने दीजिए। आप पहले रुकिए। अरे आप क्योंकि उसमें इन्वॉल्व थे ना, आपको चैनलों पे आप बैठे, आप इन्वॉल्व थे ना, आपकी प्रेस। हाँ, आपने गलत काम किया, आप ठेकेदार नहीं है। आपने ठेकेदारी प्रथा को ठेकेदार नहीं, हमने किसी से अपील नहीं की। हमने ये कहा कि दो या ना दो, हमने ये कहा कि मुसलमानों को अपने विकास के लिए काम करना चाहिए और मुसलमानों को, और आप जैसे लोगों को जो लोग फायदा उठाते हैं उन लोगों को नकार दिया है, बल्कि जलील हो गए हैं वो लोग, जैसे लोग जलील हो गए। और मुसलमानों ने, उन्होंने मुसलमानों को, हम तो पूरी तरह से हैं, हम तो हैं, तो पूरी तरह से हैं। और मुसलमानों को जो डराने का काम किया, उनको खुल सकेंगे या तो भट्ट साहब 1 मिनट, आप ही की बात को आगे बढ़ा नहीं, मैं बात कर रहा हूं, समून साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कह रहा हूं, बीजेपी मुसलमान को टिकट क्यों दे? किसने अप्लाई किया? किसने उनके एरिया में काम किया?
क्या टिकट बांट देते ऐसे ही? अगर आप बीजेपी से जुड़े होते, मेंबर होते, आप वहां से काम करते तो बीजेपी टिकट दे। नरेंद्र मोदी जी ने हमने टिकट मांगा नहीं है, हमने टिकट मांगा नहीं। और आपको पता है, आप देखिएगा आज जैसे लोग ये जो अपीलें करते हैं और उसमें एसी गाड़ियों में जाते हैं, एसी होटलों में ठहरते हैं, ये गुमराह कर दिया, तुम्हें गुमराह कर दिया। और आप जैसे लोग की पोल खोल दिए। और मुसलमान मुबारकबाद के लायक है कि उसने जो है सारी चीजों को नकार दिया। सारे मुसलमानों ने बीजेपी आज जरूरत इस चीज की है कि भाईचारा बढ़ना चाहिए। नहीं, हमने कब कहा है? हमने कब कहा? हम तुम्हारी तरह ठेकेदारी नहीं करते। ठेकेदारी तो अभी यहाँ बैठ गए, अभी वहाँ बैठ गए। मेरे साथ इस वक्त एक मिनट आपको लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। जफर शरीफ वाला साहब हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। एक मिनट रुक जाइए। जफर शरीफ वाला साहब, आपको लगता है कि जो मुस्लिमों में झिझक थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, वो झिझक टूटी है? ये सफर जो है या मोदी साहब की जो झिझक जो है, ये तो 2012 का जो गुजरात का जो इलेक्शन था, जिसमें मोदी साहब तीसरी मर्तबा चीफ मिनिस्टर बन के आए थे, उसी वक्त टूट चुकी थी। इसलिए कि उस इलेक्शन में अगर कोई रिसर्च करे, हमारे पास तो आंकड़े हैं उस इलेक्शन के, उस इलेक्शन में गुजरात के 32% मुसलमानों ने मोदी को वोट किया था। तो वो झिझक तो टूट चुकी थी तभी। लेकिन मसला यह है कि जो सियासतदान यूपी में और बिहार में और हैदराबाद में जो मुसलमानों की सियासत पे खेल रहे हैं, वो बर्दाश्त उनको नहीं था। यानी गुजरात जिसको लेकर ये चल रहे थे, गुजरात का मुसलमान तो आगे निकल गया था और उसने तो मोदी साहब को इतना वोट किया था और मोदी साहब तो उसके लिए एक सिंबल ऑफ होप बन चुके थे। और वही रिफ्लेक्ट हुआ था 2014 के इलेक्शन में भी। इसलिए कि 2014 का जो इलेक्शन हुआ उसमें भी 15, ये तो रिकॉर्ड बताते हैं कि यानी अगर आप देखें कि बीजेपी से वाजपेयी जी को सबसे ज्यादा सेक्युलर प्राइम मिनिस्टर मानते थे लोग, लेकिन उनको भी 6% से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। चलिए, तो उनको भी 6% से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। मेरे दो सहयोगी सुशांत और नितिन मेरे साथ लखनऊ से हैं, उनके साथ कुछ मेहमान भी हैं। सबसे पहले रुक करते हैं सुशांत का। सुशांत, वहां पर कल मैं देख रहा था तस्वीरें जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी जश्न में शामिल हुए और उन्होंने भी बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया। आपके साथ बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं। क्या उन्हें लगता है कि अब मौका आ गया है कि आपको विकासवाद की तरफ बढ़ना चाहिए, विकास के लिए सोचना चाहिए? आपने भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना? क्या कारण था? प्रधानमंत्री पर इतना भरोसा क्यों? हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पिछले लोकसभा चुनाव में भी वोट देकर के देखे कि वो 3 साल से कितना अच्छा काम कर रहे हैं, सबके साथ सबका विकास के बारे में सोच रहे हैं। और ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज की बहनों के लिए उन्होंने 3 तलाक का जो मुद्दा उठाया, वो बहुत ही हम बहनों के लिए एक सराहनीय प्रयास है, क्योंकि ये मुद्दा किसी ने भी नहीं सोचा कि मुस्लिम समाज के लिए कि बहनें कितनी दरिंदगी की ज़िंदगी जी रही हैं, कितनी दबी कुचली हुई ज़िंदगी जी रही हैं। उन्होंने ये 3 तलाक का मुद्दा उठा करके हम बहनों को सहारा दिया है, एक आस दी है कि मुस्लिम समाज की बहनों के लिए भी कुछ काम होगा। 3 तलाक का मुद्दा बेहद खास था और इनका जो अपेक्षाएं थी पीएम से, इसलिए उन्होंने इस बार वोट जो है वो पीएम मोदी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है। ये बताइए कि क्या समझते हैं आप, क्यों जो मुस्लिम समुदाय का वोट है खास तौर पर इस बार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ गया है? देखिए, 70 साल में मुसलमान ये समझ गया है कि जो लोग इस नाम पर बहका रहे थे कि बीजेपी आ जाएगी या हिंदूवादी पार्टी आ जाएगी तो उनका कुछ नुकसान होगा, तो मुसलमानों ने देखा कि 70 साल में तो उनका कोई विकास हुआ नहीं और 70 साल में केवल लोगों ने मूर्ख बनाया। फिर जिन मौलानाओं ने फतवा जारी करके इनको सिर्फ वोट बैंक बना दिया था और इनको बेचने का धंधा कर रहे थे, वो पार्टियों से पैसा लेके मुस्लिम मतों को बेच रहे थे। आज जो विक्रेता लोग हैं उनको एक गहरा तमाचा लगा है, वो चाहे बीएसपी के लोग रहे हो, चाहे वो वोट बैंक जो है। अगर मुस्लिम मतदाता ये सोच रहा है कि 70 साल में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास के लिए कुछ नहीं हुआ है, तो जाहिर है ये अच्छी खबर है उस समुदाय के लिए, क्योंकि चाहिए आपको शिक्षा, चाहिए आपको स्वास्थ्य, चाहिए आपको रोजगार, अपनी आजीविका बढ़िया तरीके से चलाने के लिए। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। नितिन, आपके साथ जो लोग खड़े, उनका क्या मानना है? उनके मन में क्या चल रहा है? क्यों प्रधानमंत्री के पक्ष में वो दिखाई दे रहे? शफात हुसैन जी, आप बताइए, क्या लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक माना जाता है, इस बार क्या प्राइम मिनिस्टर को देखकर वोट किया है आप लोगों ने?
देखिए, मोदी जी ने 2014 में जब चुनाव लड़ा लोकसभा का, उस वक्त एक नारा दिया था, सबका विकास सबका साथ। तो मोदी जी ने कहीं पर भी पक्षपात नहीं किया है कि किसी का। तो फिर आपको टिकट क्यों नहीं दी गई? आप भी तो एक युवा नेता बन सकते हैं, आप भी तो विधायक बन सकते हैं और मंत्री बन सकते हैं। देखिए, टिकट पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, हम कार्यकर्ता हैं, किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है ये पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होता है। टिकट का कोई मसला नहीं। अमित साहब, आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि मूर्ख बनना बंद करिए, अपने हक की आवाज उठाइए, अपने विकास की बात करिए? मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि देखिए, बुनियादी तौर पर मुस्लिम महिलाओं ने अगर कुछ वोट बीजेपी को दिया है तो वो चंद औरतें तो ऐसी हो सकती हैं, चंद हजार हो सकती हैं कि उन्होंने 3 तलाक के इशू पर दिया हो जो इन औरतों से जुड़ी हुई हैं। अदरवाइज मुस्लिम औरतें 99% वो नहीं चाहती कि 3 तलाक के मामले में कोई भी हुकूमत या अदालत मुदाखलत करे। पर जैसे लोगों से जुड़े हुए उन्होंने वोट एक दिया। बात, क्यों भाजपा इतने बड़े मार्जिन से जीती है? इसलिए कि यहाँ पर शमशान, कब्रिस्तान, रमजान और ईद और होली और दिवाली का जिक्र सत्ताधारी बीजेपी पार्टी ने उसको लाया है और उसको ला करके देखिए, मुझे बात कहने दीजिए, उसके बाद आप मेरी बात को पूरी तरह नकारिए, आपको अधिकार है, लेकिन मुझे कहने दीजिए। आपकी बात पूछ लूंगा। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूपी में जो कुछ हुआ है वो सारा ये हुआ कि फिरका परस्ती की जीत हुई है। वहां पर इंसानियत और सेकुलरिज्म और जोर जो है वो हारी है। साथ ही माने, इस वजह एक मिनट में सफर कोई बात बीजेपी ने नहीं कही है, प्रजातंत्र को गाली है। मैं अदीब साहब ये फिरका परस्ती, ये गलत है। फिरका परस्ती की कोई बात नहीं हुई। देखिए, ऐसा है, भारतीय प्रजातंत्र की खूबी ये है कि वो लोगों को अपनाता भी है, नकारता भी है। उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को बादलों के खिलाफ जो पंजाब की जनता ने नकार दिया, नहीं माना। अगर उत्तर प्रदेश में लोगों ने वोट दिया है और हम सबको इसको कबूल करना चाहिए कि जिन मुसलमानों ने अगर वोट दिया है तो कोई वो अलग दुनिया के लोग नहीं थे। मुझे आप लोगों ने बीच में डिस्टर्ब कर दिया। जफर इस्लाम साहब, एक मिनट, आपको मौका दिया। मुसलमान बराबर है, पंजाब में मुसलमान नहीं है, गोवा में मुसलमान नहीं है, मणिपुर में मुसलमान नहीं था, इसलिए वहां मुसलमान की बात नहीं है। नहीं हुआ, लेकिन बुनियादों पर आपके साथ दिक्कत ये है, आप लोग अपने आप को एक वोट बैंक के तौर पे पेश करते हैं। जफर, आप जवाब दे दीजिए। कोई इसमें पैनलिस्ट कह रहा था कि मुसलमान बीजेपी से जुड़ता ही नहीं है, ये हकीकत है। आप कितने लोग हैं, मैं यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यालय में बैठता हूँ, हेडक्वार्टर में, मैंने इलेक्शन के टाइम में देखा एक मुस्लिम मुझे नहीं दिखा टिकट सीकर्स में, नहीं एक टिकट लेने वाले में से एक मुस्लिम नहीं दिखता था, इसलिए कि वो टिकट, वो पार्टी में जुड़े तब तो टिकट मांगेगा, काम करेगा, वर्कर रहेगा, कार्यकर्ता रहेगा, तभी तो टिकट मांगेगा। क्या ऊपर से सीधे टिकट मिल जाएगा? दूसरी बात, हमने उन लोगों को टिकट दिया जो लोग जीतते थे, जमीन पे जो जुड़े थे, जमीन पे लोगों के लिए काम कर रहे थे, वो लोग को टिकट दिया और जीत के। लेकिन मैं अभी कह रहा हूं, अगर मुस्लिम समुदाय ने वोट दिया है, और आज आप सुन लीजिए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, आप जैसे कुछ पॉलिटिकल लोग नहीं जुड़े हुए, लेकिन आम जनता जुड़ी हुई है, जिसकी समस्याएं वो जुड़े हुए हैं, उनको जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी में रह के ही उनका काम हो। जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि साहब उनके ऊपर सबसे, उनके लिए सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आप भली भांति जानते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अभी साहब मैं इसलिए कह रहा हूं, आप भी ध्यान दीजिएगा। मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम, मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, पढ़ो प्रदेश, सीखो और कमाओ, साक्षर भारत अभियान, सब ये प्रोग्राम की जरूरत है आप लोगों को। आप कहां किसी से डर रहे हैं, किसी का जी रहे हैं? ये प्रोग्राम चाहिए साहब आप युवाओं को। और सबसे बड़ी बात ये है कि लगभग 2.5-3 साल के मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन चल तो रहा है ना साहब, 780 करोड़ रुपए जो है 2007 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद यूपीए गवर्नमेंट ने पास किया था। सर मैं कहां मना कर रहा हूं कि इन्होंने शुरू किया, लेकिन ये प्रोग्राम चाहिए ना इस देश को। अरे साहब दहलवी साहब, बात ये है, एक चीज ये है कि ये पहली चीज तो है कि उत्तर प्रदेश में और पंजाब में एक जनाधार आ चुका है, उसको हम सबको कबूल करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं मुसलमानों के पॉलिटिकल सोशल एम्पावरमेंट की। बिल्कुल सही बात है। कुंडू की रिपोर्ट हो या सी हो, मैं इन सबसे बड़े अदब और एहतराम से एक बात कहता हूँ। पहली चीज तो ये कि सबको समझना चाहिए कि मुसलमान हो या कोई भी कम्युनिटी, वो हम सबको पहचान, मैं अपने को भी शामिल कर रहा हूं, जो हर चुनाव में अपना रंग और अपनी टोपी बदलते बदलते पहुंचते हैं। आज कांग्रेस के साथ, आज बीजेपी के साथ, आज फलाना के साथ, इसलिए कोई क्रेडिबिलिटी किसी की नहीं है। दूसरी चीज, मैं शाइस्ता अंबर की, मैं हो सकता मेरे उनके बहुत सारे मामलात में इख्तलाफ रहते हैं,
लेकिन एक बात पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बुनियादी जिम्मेदारी ये थी कि वो शरई मसाइल को कानूनी ढंग से उठाए। लेकिन जब वही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहुजन समाज पार्टी की हिमायत का ऐलान करता है और लोगों को ये कहे कि सुन लीजिए करा है आपके नाम से हुआ है, आपके नाम से हुआ है, इसका मतलब है कि आप लोगों को इसका मतलब है आप लोगों को राय देने वो इंडिविजुअल है, मुझे बोलना पड़ेगा। पर्सनल लॉ बोर्ड में कभी किसी बिल्कुल आपका बयान है, मेरा बयान है, तो क्या मतलब पर्सनल लॉ बोर्ड है, वाइस मेंबर है। जब जाते थे तो अपने नाम टैग लगाते थे, हम ये तो कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाज़ाब्ता खंडन किया। खंडन क्या पर्सनल लॉ बोर्ड की आज की तारीख में मुझको बताइए हैसियत क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हैसियत क्या है आज की तारीख में? बताइए कोई हैसियत मेंबरशिप अगर शाइस्ता अंबर की बात कर रही हैं, मौलाना तहलवी जो है सजा ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मेंबर कौन बनता है? मेंबर किसने बनाया जाता है? इन्होंने ऐसा दर्शाया मुसलमानों को गुमराह नहीं कर पाए। मुझे बस इतना जरूर हुआ कि अभी आप एक किसी ने कहा कि औरतों को मार दिया जाएगा, विवेक से वोट दिया। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कहा था जला के मार दिया जाएगा, जला के मार दिया जाएगा, गलत तरीके से जला के मार दिया। नहीं, हकीकत है साहब, एफिडेविट फाइल हुआ है, काटना पड़ेगा, एक बात गलत तरीके से कर रहे हैं। एक बात मैं जफर इस्लाम साहब को लाना चाहता हूँ, एक बात से दलाली की तुम दलाल हो, हमने दलाली नहीं की, हम दलाली नहीं करते, तुम दलाल हो। टैग लगा के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये जैसे दलाल घूमते हैं। रमेश भट्ट साहब राम मंदिर बनाने जाना, कौन सा राम मंदिर से मुसलमानों को नफरत है? कल यूनिफॉर्म से तुम्हारे जैसे लोगों ने राम मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को कैसे लोगों ने उठाए? तुम हो मस्जिद में उठाने वाले, तुम हो सबसे बड़े, तुम हो, तुमने दलाली की है और तुमने जाकर के छोटे-छोटे सिक्कों पर बिछड़े वाले लोग सपोर्ट करते हैं। आज इस सांप्रदायिकता का माहौल तुमने बनाया, सांप्रदायिकता का माहौल ये लोगों ने बनाया। आज जफर इस्लाम साहब, जफर इस्लाम साहब खराब नहीं जफर इस्लाम साहब बोलिए, आप जवाब दे दीजिए सर, दुकान चलाने जवाब दे दीजिए। मैं सिर्फ कह रहा हूँ, देखिए आवाज नहीं आ रही, जरा इनको 2 मिनट चुप होने के लिए बोलिए। 1 मिनट समून कासमी साहब, एक मिनट रुक जाइए। समून कासमी तुम अरशद साहब को बदनाम करा रहे हैं। अरे अरशद साहब, अरे जब रोड होता है, जब विकास का काम होता है, अरशद साहब एक मिनट रुक जाइए। हिंदू और मुसलमान अरे भाई 1 मिनट चुप हो जाइए। जफर साहब बोलिए, जफर साहब बोलिए, ठेकेदारी करते हो। 1 मिनट रुक जाइए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए आज वक्त आ गया, मैं सिर्फ लास्ट मेरा ये स्टेटमेंट है, आज वक्त आ गया मुसलमान को, और उसने थोड़ा बहुत जो दिखाया है इस इलेक्शन में, मैं अपील करूंगा मुस्लिम समुदाय से कि देखिए सबसे बड़ी उनके लिए जरूरत जो है वो अपने मफाद में सोचे कि उनके लिए सब, उनके मुस्तकबिल में, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनके खास उस पर उनके डेवलपमेंट के लिए कौन सा काम ऐसा हो सकता है और कौन सी पार्टी कर सकती है। 70 साल का इतिहास आपके साथ है, पिछले 3 साल का इतिहास आपके साथ है, और आगे आने वाले दिनों में आपको खुद दिखेगा कि मुसलमान समाज के लिए कौन सबसे बेहतर कारगर पैदा हो रहा है, साबित हो रहा है। ऐसे में मैं अपील करूंगा मुस्लिम समुदाय से, मुस्लिम होने के नाते, कि वोट अपना दीजिए, बर्बाद मत कीजिए, बल्कि वोट दीजिए जो लोग ऐसे हैं जो पार्टियां आपके फेवर में काम करती है, आपके मुस्तकबिल के काम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। और देखिए नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह देंगे वही जो संविधान। मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूं, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, ये पहली कैबिनेट है, आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट, जिसे मुसलमानों को छोड़िए, जिसमें बीजेपी ने अपने भी किसी अक़लियती आदमी को कैबिनेट में नहीं रखा। एक लौते सिख एमपी आपके हैं दार्जिलिंग से, उनको भी आपने कैबिनेट नहीं दिया। ईसाइयों की बात तो बहुत दूर है, आप माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं। आप जो पार्टी, जो सरकार कैबिनेट के अंदर कैबिनेट रैंक का एक मिनिस्टर नहीं दे सकती, वो उत्तर प्रदेश में क्या किसी मुसलमान को एमएलसी के दरवाजे से लाके मंत्री बना के अपना दिल भरा करेगी? ओके जफर साहब, आप जवाब दे दीजिए। अब आपका सवाल खत्म हो गया, सुन लीजिए साहब, जवाब सुन लीजिए। सवाल खत्म हो गया, अब छोटा सा जवाब सुन लीजिए। देखिए बात ऐसी है कि हमारे यहाँ पहले भी कैबिनेट मिनिस्टर नजमा हेपतुल्ला जी थे, वो गवर्नर बन के चले गए, वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थी।
बिल्कुल थी। आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि वो भी कैबिनेट मिनिस्टर थे? उसके बाद उस वक्त आज 2 मिनिस्टर हमारे हैं और दोनों बड़े अच्छे मिनिस्ट्री में हैं और जिस तरह का काम कर रहे हैं, जिस तरह का गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को, उसको सराहना चाहिए। देखिए आप नेगेटिव खाली देखना चाहते हैं, पॉजिटिव की तरफ आपका नजर ही नहीं जाता है। हमारी सरकार जो पॉजिटिव कर रही है, हम रूबरू होकर मुस्लिम समाज के बीच में जा रहे हैं और उनके तकलीफों को समझ रहे हैं और हमारी पॉलिसी ऐसी बन रही है कि ताकि उनकी तकलीफ खत्म हो। किस सरकार ने बताइए, किस सरकार ने लोगों के बीच में जाके समझने की कोशिश की और चार्टर लिया कि अपनी तकलीफ बताओ क्या है? हम 100 सेंटर में गए, सबसे पहले प्रोग्राम में गए और आज देखिए वहां पर मैं आपको लेकर जुड़ने के लिए तैयार है और जुड़ते भी और जुड़ते भी जा रहे हैं। लेकिन असल तकलीफ वहां पर होती है, लेकिन वहां पर तकलीफ वहां पर होती है जब वो आएंगे, जब वहां राम मंदिर का इशू उछालेंगे। तकलीफ वहां पर होगी जब वहां पर आपके लीडर जो है, जब आपके लीडर वहां पर तकलीफ वहां पर हो। देखिए अभी जो आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो सबके लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन परेशानी वहां पर खड़ी होगी जब आप पर्सनल लॉ में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। परेशानी वहां पर खड़ी होगी जब कोर्ट के फैसला आने से पहले राम मंदिर बनाने की तैयारी करेंगे। परेशानी वहां पर खड़ी होगी जब आपके लीडर जो है माहौल में उसी डर के माहौल में 70 साल से रह रहे हैं। अरे आप तो बात करने के लायक नहीं है, कौन आपसे बात कर रहा है? तो बात कर रहा है, वो जवाब सुनने दीजिए। दुकान चलाते फिर मतलब का जो है पर्सनल बोर्ड के मेंबर हैं साहब। अरे क्यों बदतमीजी कर रहे हो? अपने होश में रहो, मुस्लिम पर्सनल अपने होश में रहो, टोपी लगा करके जाओ, जा करके राम मंदिर बनाओ, जा करके जो बात पूछी जा रही है, जो प्रवक्ता है जैसे लोगों ने वो क्या असर दे दिया बीजेपी ने? बीजेपी तुमको दे दिया, मगर मुसलमान तुम्हारे जैसे चेहरों को मुसलमान ना दे तो तुमको दे दिया वोट, सारे तुमको दे दिया ना, तुमको दे दिया, सारे मुसलमानों ने वोट दे दिया। तुम्हें नकार दिया, बीजेपी के लिए जा करके तुम्हें नकार दिया। हम ठेकेदारी नहीं करते, वोट किस चीज की तुम्हारे जैसे लोग करते, तुम्हारे जैसे ठेकेदारी करते हो ना। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को चाहिए कि ऐसे लोगों को पहचाने। एक बार एक जमाने में दारुल देवबंद का नाम जबान इस लायक नहीं है कि तुम ये तलाकों के नाम पे ये दुकान चलाते हैं। तुम्हारी जबान इस लायक नहीं है कि तुम पर्सनल का नाम लो। ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर तुम्हारी औकात है कि तुम पर्सनल का नाम लो। भाई साहब तुम्हारी औकात है, तुम अपनी हैसियत को देखो। और लोगों ने इनसे पूछा क्या जगह जगह मुस्लिम वोट किसको मिला? मुस्लिम वोट किसको मिला? तुमको मिला है क्या? वो तो उन्हीं को हमारे जैसे लोग मिला है 19 सीटें आएगी, 19 सीटें सबको मिला। हमारी अपील से 19 सीटें आएगी, 19 सीटें आएगी तो वो मुस्लिम हमारी अपील से 19 सीटें आएगी। मुस्लिम एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट आप रुक जाइए साहब, एक मिनट रुक जाइए अमित साहब, जफर साहब, गैरत आनी चाहिए। एक मिनट जफर साहब, एक मिनट जफर साहब, मैं ये पूछ रहा था, आपकी सारी बातें ठीक है, आपका सबका साथ सबका विकास भी सीख है, लेकिन जब कुछ नेता आपकी पार्टी के ये कहें कि मुसलमानों से माइनॉरिटी स्टेटस छीन लेना चाहिए, कुछ कहते हैं पाकिस्तान भेज दो, कुछ कहते हैं कि साहब उन्हें शमशान में ले आओ, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि साहब ये अपनापन जो था वो खत्म होता जाता है। आप उन पर रोक लगाएंगे? इसलिए अभी क्या तो लोगों ने औकात बता दी कि 19 सीटें। मैं कहता हूँ इसका जवाब देता हूँ, रमेश भट्ट साहब मैं जवाब देता हूँ, मैं बड़े जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूँ, बड़े जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूँ। देखिए, अरे इनको चुप कराइए जो बोल रहे हैं, इनको चुप कराइए मौलाना को साहब, आप कमेंट्री बंद करिए। अरे पहले मेरी बात सुनिए, मैं बड़े जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि ना तो किसी को अधिकार है किसी को बाहर भेजने का और ना किसी को ये। आप हमारे लीडर्स की बात सुनिए, हम क्या हमारे पार्टी के राष्ट्रीय हमें जानता है। ओके चलिए, देखिए नेशनल प्रेसिडेंट ने हमारे कभी इस तरह की बात की? क्या प्रधानमंत्री ने किसी तरह बात की? क्या किसी ऐसे लीडर से बात की? आप बड़े लीडर्स की बात नहीं सुनते, कोई अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कुछ बात कहता आप उसको बना देते हैं इशू, उन पे ध्यान मत दीजिए। ध्यान दीजिए जो प्रधानमंत्री कह रहे, ध्यान दीजिए जो हमारे राष्ट्रीय नेशनल प्रेसिडेंट कह रहे, उनके बारे में ध्यान दिया। और उन्होंने बार बार कहा कि सबका साथ सबका विकास। इन छोटे मोटे नेताओं अगर कुछ बोलते हैं गलत बोलते हैं तो उन पे आप ध्यान देने बिल्कुल इनकार कर दीजिए उनकी बातों को, इसलिए हमारे पार्टी का ओके शाइस्ता जी,
शाइस्ता जी आप प्रैक्टिकली हो रहा है, इसलिए तो आप प्रैक्टिकल का तो नंबर देखना, स्टैटिस्टिक्स देखना नहीं चाहते। सुन लीजिए, मैं जाते जाते एक स्टैटिस्टिक्स बोल रहा हूं आपको, सुन लीजिए। जी बताएं। सुनिए एक मिनट, मैं जाते जाते एक स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूं। जब से सरकार आई है हमारी एनडीए की, तब से 1% ज्यादा सरकारी नौकरियां बढ़ी हैं मुसलमानों की, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ गया। क्या ये फिगर आपको मालूम है? क्या ऐसा आपको मालूम है? नहीं मालूम है क्या? अगर ऐसा होता कि मुसलमानों को अलग रखते तो 1% नंबर बढ़ता? बिल्कुल नहीं बढ़ता। और हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा एंगेज करें, ज्यादा से ज्यादा उनके लिए उनके स्किल सेट को बढ़ाए और अपॉर्चुनिटी दे। आपका स्टैटिस्टिक्स सुन लिया, केंद्रीय सरकारी नौकरियों में 1% नौकरी ज्यादा दी है, ये बात समझ में आ गई। चलिए आबिद साहब, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो सवाल आप शाइस्ता जी से कर रहे थे, मैं खुद उसी का जवाब दे देता हूं, जबकि मुझे आप शायद एंटी लाइन में समझते होंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो या मोदी जी के बिहाफ पे यूपी में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार आने वाली हो, अगर वो जमीन पर मुसलमानों के लिए काम करेगी तो काम देख करके ऐसा नहीं है कि कोई पत्थर दिल हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, लोगों का एतमाद भी बढ़ेगा उसमें। और जब बीजेपी वाले बहैसियत हिंदुस्तानी, बहैसियत इंसान इनको साथ लेंगे तो वो भी साथ भी आएंगे। देखिए मसला झगड़ा कहाँ है, मेरा तो 20 साल से बीजेपी से यही झगड़ा है। मैं 20 साल से बीजेपी से बात की है। मैंने उस वक्त कहा था कि तुम दो चीजें बदल दो, एक तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को हम निकाल देंगे या इनकी आइडेंटिटी को बदल देंगे। एक तो ये अपना सुधार कर लो, इस चीज को निकाल दो, मुसलमानों को बहैसियत मुसलमान के इंसान समझो और मुसलमान समझो, हिंदुस्तानी समझते हो, उनके साथ आओ। समझता साहब? अरे नहीं साहब, समझता, यही तो बुनियादी फर्क है सारा। जब आप एक कानून और एक देश और एक कानून की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या सर एक बार बताइए, अगर उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान भी चाहिए, शमशान भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, नहीं उसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है वो परिप्रेक्ष्य बिल्कुल गलत था, वो तरीका बिल्कुल गलत था, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं आबिद भाई की बात, एक मिनट, मैं आबिद भाई की बात को आगे बढ़ाता हूं। आबिद भाई ने जो कहा या हमारे अरशद साहब भी कह रहे, देखिए पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी को इस छवि को सुधारना पड़ेगा कि मुसलमान किसी एक पार्टी का बंधुआ मजदूर है। अगर वो गुजरात में वोट दे सकता है, अगर वो महाराष्ट्र में वोट दे सकता है, अगर वो 6.7% यूपी में वोट दे सकता है, वो आपकी बात और आपके काम पे देगा। अब आपको जिन 42% लोगों ने वोट दिया है वो जमाना लग गया, जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया उन सब के लिए काम करके दिखाइए, तो हो सकता है कि समीकरण बदलते हैं, तो आप लोग साथ आते हैं। अच्छा एक बार बताइए, डर क्यों लगता है मोदी? कोई डर नहीं लगता, डर नहीं, डर लगता है। आप तो ऐसे ही पेश जो प्रधानमंत्री, एक मिनट, जो प्रधानमंत्री इस वक्त अरबों के नजदीक सबसे ज्यादा विश्वसनीय हो, ये सब जानते हैं कि अरब दुनिया में सबसे विश्वसनीय नेता नरेंद्र मोदी माने जाते हैं, क्राउन प्रिंस माने जाते हैं। सबसे ज्यादा पैसा जो अगर कहीं से इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो मुस्लिम वर्ल्ड से हो रहा है, तो कौन उनसे डरता है और कौन उनसे डरा रहा है? जफर शरीफ वाला भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। जफर साहब, आपको लग रहा है कि अब धीरे धीरे जो है नजरिया बदल रहा है मुस्लिमों का प्रधानमंत्री के प्रति? नहीं, देखिए मैं इससे आगे की सोचता हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि कोई सरकार हिंदुओं के लिए अच्छी हो और मुसलमानों के लिए ख़राब हो, या मुसलमानों के लिए अच्छी हो तो हिंदू के लिए ख़राब हो। नहीं, अगर सरकार अच्छी है, सबके लिए अच्छी है, तो फिर वो हिंदुओं को भी फ़ायदा होगा तो मुसलमानों को भी फ़ायदा होगा। तो ये यूपी की जो सरकार आएगी, ये मोदी साहब का रिफ्लेक्शन होगा उसमें। अगर वो यूपी के लिए फलाह और बहबूदी का जो काम करेगी, मसलन सड़कें बनाएगी, तो क्या भाई ऐसा होगा कि मुसलमान देहातों में सड़क नहीं जाएगी, या वो मुसलमान जो देहातों में रहते हैं वो सड़क का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? बिजली आएगी, हर एक के घर में आएगी। तो मैं समझता हूँ ऑल राउंड जो डेवलपमेंट होगा, बिजली, सड़क, पानी, एजुकेशन, जॉब्स, फार्मर्स का क्रॉप इंश्योरेंस, फार्मर्स की जो लोन अगर ये माफ़ करने की बात करते हैं तो उसमें फार्मर है, ये तो है नहीं कि हिंदू फार्मर होगा या मुसलमान फार्मर होगा। और बिल्कुल सही बात है, सड़कें बनेंगी, आपको फायदा, बिजली, पानी सब तो आपको भी मिलेगा। ऐसा थोड़ा कि सरकार कहेगी नहीं हिंदुओं को तो मुस्लिमों को मत दो। गाजी साहब, देखिए मैं सरेश वाला जी से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, सहमत हूँ। और सबसे बड़ी बात जो आपने आज जो मुद्दा जो उठाया है वोटिंग का बीजेपी के प्रति, मैं तो चाहता था कि लोगों को, मुसलमानों को बीजेपी को वोट देना चाहिए, क्योंकि हर जीतने वाले को ये लगना चाहिए कि अगर हम जीते हैं तो मुसलमानों के वोट से जीते हैं, और हर हारने वाले को लगना चाहिए कि अगर हम हारे हैं तो मुसलमानों के वोटों से हारे हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जीतने वाले को मुस्लिम वोट नहीं मिले और हारने वाले को वोट मिले और हम जलील हो गए।
और इसलिए आबिद साहब आज दुखी लग रहे हैं। इसीलिए अब हम आबिद साहब दुखी नहीं। अब हम अच्छा दूसरी बात है कि जब कहा जाता है, मेरी बात पूरी करने दीजिए, मैं तो बोलता नहीं हूँ। जी। जब बीजेपी को कम्युनल कहा जाता है, ये सबसे बड़ी गलत बात है, क्योंकि जितने फसादात हुए हैं सब कांग्रेस ने करवाए। बाबरी मस्जिद शहीद हुई, कांग्रेस ने करवाई। बाबरी मस्जिद का ताला कांग्रेस ने करवाया। 3 तलाक का मसला शाहबानों वाला वो कांग्रेस ने हटाया। सारे जितने भी मुसलमानों की जड़ में फसाद किए हैं। और जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, ये बात सही है, वो मजहब की बात ही नहीं करते, वो कम्युनलिज्म की बातें ही नहीं करते। अगर मोदी सरकार अच्छा डिलीवरी करती है तो हम सबको वोट की आज़ादी होनी चाहिए और जो जिसको चाहे वोट दे। ओके अबीद साहब, देखिए मुसलमानों की एक तो मजहबी शनाख्त, दूसरे मुसलमानों के मजहब में मुदाखलत की चीज को उठा के एक तरफ रख, भाई हमारा मजहब हम अपने आप चलेंगे, आप अपना मजहब चलिए। अरे देश कॉन्स्टिट्यूशन चलता, आप और मैं कौन होते? ये देश हजारों साल से चला आ रहा है रमेश भट्ट साहब, और हजारों साल और चलेगा इंशाल्लाह। ये हजारों साल से देश चला आ रहा है, हजारों साल और चलेगा। बहुत कुछ बदला समय के साथ, भूल जाइए अपने आप क्या हुआ, आज पूरा चेंज हो गया। इसको अपने यहाँ बदलाव की जरूरत महसूस होगी, वो अपने आप बदलेगा, लेकिन दूसरा जो मुदाखलत करेगा तो झगड़ा होगा। अभी मेरे पास समय नहीं है गाजी साहब, नहीं। गुजरात में 20 साल से हुकूमत है, कहाँ मुसलमानों का हक मारा जा रहा है, कहाँ उनकी शरीयत में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक वेलबींग है वहां पर साहब। देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती होगी कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। जब भी इन्होंने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों को जुड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। ओके 30 सेकंड फिर देलवी साहब 30 सेकंड। आने वाली सरकार ऐसा आचरण करे कि वो मुसलमानों की दूरियां जो हैं वो कुर्बत में बदलें, और जहां तक विकास जो अभी जफर साहब ने कहा और गाजी साहब ने उस बात की तायीद की, अगर बिजली हिंदू के घर में जलती है तो मुसलमान के घर में भी जलती है। अगर उज्ज्वल योजना हिंदू के यहाँ आई है तो मुसलमानों के यहाँ भी आई है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि गरीब मुसलमान ज्यादा है, उन्हें फायदा हुआ है। संक्षेप में बिल्कुल पहली चीज तो मैं कहूँगा कि मुसलमानों ने अपने आप को बंधुआ मजदूरी से आज़ाद करना चाहिए, और सियासी बंधुआ मजदूरी से आज़ादी सबसे बड़ी आज़ादी। बिल्कुल सही। और आखिर में मैं आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि कल होली है और मैं आज समस्त देशवासियों को होली की मुबारकबाद के साथ इतना कहना चाहूँगा कि आज होली की इस आग में हम राष्ट्रीयता, मानवता और भारतीयता के विरुद्ध जितने हमारे दिल में जो कुछ हैं उसमें उसको दहन कर दें, और कल के रंग के बाद हमारे मनों पे एक ही रंग होना चाहिए, वो तिरंगा है। यही देश के हित में होगा, यही मानवता के हित में। बिल्कुल सही आपने कहा, और मानवता सबसे ऊपर है साहब, मानवता सबसे ऊपर है। तो चलिए, ये कहीं ना कहीं ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोगों का मानना है कि अगर सरकार डिलीवर करती है जो सरकार का मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, और उसका आचरण जमीन पर दिखाई देता है, तो जाहिर तौर पे ये समुदाय भी उनके साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि ये भी विकास में भागीदार बनना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को देखने के लिए।